नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश कैरियर पॉइंट में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास जो चल रहा था हमारा, उस क्लास में हम लोगों ने लगभग एक पार्ट आपको मैंने दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, भारत का संवैधानिक विकास का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वो क्लास आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और आज जो क्लास होगा ये आपका जो अधिनियम बचा हुआ अधिनियम है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहे। इसके लिए आप ब्लैक आपका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ ये करेंगे कि आपने जितने भी क्लास ले रहे हैं या जितना भी आपने क्लास मेरा कर रहे हैं, पहली बात कि डेली बेस पे अगर आपको वीडियो मिले तो आप एक काम ये भी करिएगा साथ में कि डेली का डेली उसको लिखते भी चलिएगा, जिससे कि आपको लोड ना पड़े। जैसे कि आज अगर कल का वीडियो पड़ा था तो कल का काम कल ही पूरा कर लेना चाहिए था। ठीक है, ये नहीं कि आज चलो नहीं देखे तो कल देख लेंगे, कल नहीं देखे तो परसों देख लेंगे। ऐसे देखिए आप सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं, ये बात आप मान लीजिए। केवल जीएससी नहीं, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट को भी कवर करना है। इसलिए थोड़ी सी आपको ध्यान में रखते हुए अपने को टाइमली सीक्वेंस बनाते हुए कि हम आपको टाइम से पढ़ते चलेंगे, डेली का डेली हमको इतना कवर करना है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी शेड्यूल हो जाती हैं। और देखिए, जब तक आप टाइम टेबल अपना सेट नहीं करेंगे तब तक आप नहीं से पढ़ सकते। ठीक है, चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको उसकी अवधारणा बता दिया था। अभी हम जो पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, और भारत के संवैधानिक विकास का ये शेष भाग है। शेष भाग में मैंने पीछे जो लास्ट वाला पॉइंट था उसको याद करिएगा। थोड़ा सा मैंने बताया था कौन सा अधिनियम, 1833 का अधिनियम। 1833 के अधिनियम में एक बात ये भी मैंने बताया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। उसी अधिनियम में एक प्रावधान जो कल का छूट गया था, तो उसे आप नोट पहले कर लीजिएगा कि उसी अधिनियम के थ्रू अगर हम बात करें तो भारत में दास्ता को समाप्त कर दिया गया था। दास्ता उस समय 1843 में दास प्रथा को समाप्त करने की बात की गई थी। और वह जो दास प्रथा है, वह दास प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो आपको पता है तत्कालीन जो गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड एलन बरो, तो लॉर्ड एलन बरो के द्वारा उसे क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। तो उसमें आप इस चीज को लिख लीजिएगा। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। याद करेगा, मैंने 1793 में आपको बताया था कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। तो 1793 के बाद आपने पढ़ा था 1813 का, 1813 के बाद पढ़ा था 1833 का, और 1833 के बाद आज पढ़ेंगे 1853। तो मतलब 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। लेकिन ये याद रखिएगा कि 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, कंपनी का एक्चुअल में पूरी तरीके से जो 20 वर्षीय लीज दिया गया था उसे क्या कर दिया गया था? यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। मतलब जो इसको 20-20 वर्ष के लिए यहाँ पे व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था उसे भी क्या कर दिया गया? समाप्त किया गया था। ये आपको पॉइंट समझ लेना है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो देखिए आगे की पॉइंट को समझते हैं। लिखा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में मैंने बताया था, जैसे एक तो आपको कोर्ट ऑफ कंट्रोल, एक आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये क्या हुआ करते थे? तो कंपनी को संचालित करने के लिए लगाए गए थे। मतलब कंपनी कैसे काम कर रही है तो उसके संचालन करने के लिए वो लगाए गए थे। इन्हीं के हिसाब से हमारे देश में जो कंपनी थी वो देश की प्रशासनिक कार्यों को, अपने व्यापारिक कार्यों को देखती थी। लेकिन यहां से दो चीजें समझ में आना चाहिए आपको। देखिए, आपके मन में बसेगा कि एक्चुअल में कि कहीं ना कहीं जब ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी भारत में व्यापार करने आई, लेकिन जब उसने भारत में व्यापार किया तो यहां से उसको राजनीतिक सत्ता या प्रशासन में कहां से दखल अंदाजी देना स्टार्ट किया। तो देखिए धीरे धीरे उन्होंने शोषण किया, और शोषण के उपरांत स्थिति यह बनी कि वो धीरे धीरे प्रशासन में भी अपनी दखल अंदाजी को देना स्टार्ट कर दिए।
अब वहां से शोषण जब ज्यादा कंपनी पैसा धन अर्जित करने लगी तो इसमें वहां की सरकार दखल अंदाजी करने लगी कि वो नहीं चाहती थी कि कहीं ना कहीं जो भारत में जो कंपनी है वो लाभ कमाए, मतलब कंपनी काम कैसे करेगी, कंपनी कैसे चलेगी और देश में भारत में उसकी स्थिति क्या होगी, ये देख रेख हमारी निगरानी में होना चाहिए, अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिसाब से होना चाहिए या वहां की सरकार के हिसाब से होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था उसके सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। देखिए सदस्यों की संख्या जो घटाया गया था, मैंने बताया भी था कि पहले इसके पहले आप लोग देखे होंगे अगर इस वीडियो को, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इनकी संख्या 24 की गई थी, लेकिन अब वहीं से संख्या 6 कम कर इनकी संख्या को कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। आगे बढ़ते इस अधिनियम में अधिकारी के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ। अधिकारी के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में जैसे आप लोग कई बार पढ़े होंगे कि प्रथम सिविल सेवा के अधिकारी कौन रहे या प्रथम आईसीएस परीक्षा पास करने वाले कौन रहे, तो आपने पढ़ा होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर का नाम। तो यहां से कई मतलब आईसीएस अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, तो यहीं से इसकी नींव डाली जाती है कि प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से देश में सिविल सेवा की प्रारंभ कराया जाए। ठीक है, तो यहां से इसकी नींव पड़ी। तो याद रखिएगा कि अधिकारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को भी क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। तो कब किया गया था, 1853 में। इसके बाद विधि सदस्य का पूर्ण दर्जा प्राप्त हो गया। अब विधि सदस्य के बारे में थोड़ी सी बात मैंने आपको 1833 में बताया था। 1833 में मैंने एक चीज आपको बताया था कि कहीं ना कहीं बोर्ड जो हुआ करता था उस बोर्ड में 4 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन एक्चुअल में जो 4 मेंबर हुआ करते थे उसमें एक विधि सदस्य की नियुक्ति होती थी। और प्रथम विधि सदस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। तो प्रथम विधि जो सदस्य बनाया गया था वो किसे बनाया गया था, तो वो थोड़ा आप याद रखिएगा, वो बना था आपका लॉर्ड मैकाले। लिख लेना, 1833 वाले में आप लोग लिख सकते हो उसको। प्रथम विधि सदस्य जो बना था वो कौन बना था, लॉर्ड मैकाले। तो उसी जो प्रथम विधि सदस्य हुआ करता था उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कि वो जो प्रथम विधि सदस्य था वो गवर्नर जनरल के लिए विधि संबंधित परामर्श देता था, सुझाव देता था, लेकिन उसके एक्चुअल में देखा जाए तो अगर कोई निर्णय लिया जाता था वहां पे तो उसमें वो मत नहीं देता था, केवल क्या करता था, अपने विचारों को रख सकता था, लेकिन जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो उसके सुझाव को या वो उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता था। लेकिन यहां क्या हुआ 1853 में कि वही जो विधि सदस्य है उसे कोई भी निर्णय जो लेता था गवर्नर जनरल, तो उसमें जो 4 मेंबर हुआ करते थे उन 4 मेंबरों में उसको तो रखा गया था लेकिन उसकी काउंटिंग नहीं होती थी, केवल वो परामर्श के रूप में काम करता था। लेकिन इसे यहां पर अस्थायी रूप से विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा प्राप्त हो गया था। यह बात आपको ध्यान रखना है, कब, 1853 में। तो ये वाला अधिनियम आपको समझ में आ गया, 1853 का चार्टर एक्ट। चलिए अब बात करते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी। जैसा आपको मालूम है कि 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति जब हुई तो वहां से भी कई प्रकार के प्रश्न पेपर में बन जाते हैं। जैसे अगर आप बात करें तो कोई एक प्रश्न तो यह बन जाता है कि 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय अगर हम बात करें तो मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय। उसके प्रश्न के क्रांति से ही पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की रानी कौन थी। तो 1857 की क्रांति के समय अगर इंग्लैंड की रानी की बात करें तो आपको मालूम होगा कि वो कौन थी, तो रानी विक्टोरिया थी। उसके बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं अगर हम बात कर लें तो ये ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था उस समय की परिस्थिति जो थी बनी थी, कब, 1857 में। तो उस समय की जो परिस्थिति बनी हुआ थी तो वो क्या परिस्थिति थी, परिस्थिति ये थी कि भारत में शोषण अपने चरम पे था। जब अपने मतलब भारत में शोषण अपने चरम पे हो गया तो यहां के लोग कहीं ना कहीं विद्रोह करना स्टार्ट किए, लेकिन उस विद्रोह में हमारे देश में कहीं ना कहीं कहा जाए तो लोगों का सपोर्ट न मिलना। सपोर्ट न मिलने का रीजन क्या था,
तो जो सपोर्ट नहीं मिला उसका एक ही रीजन था कि कहीं ना कहीं जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो जमींदार थे, उनका सपोर्ट नहीं था। कुछ लोग इसके समर्थन में थे तो कुछ लोग इसके विरोध में थे। वो राष्ट्रीय स्तर पे बन नहीं पाया या अखिल भारतीय स्तर पर यह विद्रोह नहीं हो पाया। नहीं तो आज भारत 90 साल पहले आजाद होता, 1857 में, जो हमें आजादी मिली थी 1947। तो उसके बाद क्या किया गया, जब 1858 का अधिनियम आया तो 1858 के अधिनियम में एक बात की गई। वो बात क्या की गई, तो बात यह की गई कि कहीं ना कहीं भारत की जो सत्ता थी वह भारत की सत्ता कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। ब्रिटिश क्राउन का मतलब क्या हुआ, तो ब्रिटिश क्राउन का मतलब होता है ताज। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश क्राउन का, क्राउन को हिंदी में बोलते हैं ताज, मतलब महारानी विक्टोरिया जो वहां की तत्कालीन महारानी थी, महारानी विक्टोरिया के हिसाब से भारत में शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। अब देखिए यहां से लिखा है कंपनी का शासन समाप्त किया गया। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल थे उनकी संख्या समाप्त हो गई, अर्थात उन्हें ही समाप्त कर दिया गया। और उनके स्थान पर अगर हम बात करें, देखिए समाप्त किया गया, किसको समाप्त किया गया, तो कंपनी का शासन समाप्त हुआ और क्राउन का सीधा शासन प्रारंभ हो जाता है यहां से। मतलब कहीं ना कहीं क्राउन के हिसाब से, अर्थात क्राउन जो वहां के क्राउन ऐसा नाम बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में रानी के हिसाब से या रानी विक्टोरिया के हिसाब से तत्कालीन यह शासन व्यवस्था प्रारंभ किया गया भारत में। आगे कि भारत सचिव का पद, ध्यान रखिएगा भारत सचिव का पद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक देखें जो पिछले सालों में कई बार पूछे गए, तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत में सचिव का पद कब सृजित किया गया था, तो वो 1858 में सृजित किया गया था। अब सचिव का पद क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जिसको आप सेक्रेटरी बोलते हैं, क्यों किया गया, पहले इसके आगे की बात समझेंगे तब समझ में आएगा। यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ही समाप्त किया गया। क्यों समाप्त हुआ, क्योंकि कंपनी बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था, कंपनी के माध्यम या कंपनी के अधीन रहकर एक काम करता था। कंपनी के ही लोग थे जो कि यहां पे संचालित करते थे। लेकिन इसमें इसको समाप्त करके एक नया पद सृजित हुआ। एक नया पद सृजित क्यों हुआ उसकी चर्चा करते हैं। नया पद सृजित इसलिए हुआ क्योंकि पुराना पद खत्म हो गया। भारत की सत्ता कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कंपनी के हाथों से निकलकर किसके पास चला गया, रानी के पास चला गया। जब रानी के पास चला गया तो कहीं ना कहीं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म हुआ। इन्हीं के स्थान पर एक पद आया, उसी पद को बोलते हैं भारत का सचिव। और जो भारत का सचिव हुआ करता तो वो कौन होता था, तो ध्यान रखिएगा ब्रिटेन में अगर इंग्लैंड की बात करें तो वहां के पार्लियामेंट का एक मिनिस्टर हुआ करता था, मंत्री हुआ करता था, और वह व्यक्ति वहीं के लिए नियुक्त होता था। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमारा किसी दूसरे देश पर अधिकार है, हम वहां की सत्ता को चला रहे हैं, तो हमारे देश में जो मोदी जी की मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में एक हम अपने देश में पद सृजित कर दिए भारत सचिव का पद। या तो मान लो जिस देश में हमारा अधिकार है, जैसे मान लो कि हमारा अधिकार मालदीव पर है, तो मालदीव के लिए एक सचिव का पद हमारे देश में होगा जो कि वहां का काम देखेगा। ये ऐसा कहने का मतलब ये है। तो भारत भी किसके अधीन था, इंग्लैंड के अधीन। तो इंग्लैंड के अधीन होने के कारण वहां का जो पार्लियामेंट था, उस पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर हुआ करता था, किसी एक मिनिस्टर को भारत का सचिव बना दिया गया और वो भारत के लिए काम करता था। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि जो सचिव है, भारत में सचिव का पद कब लाया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 1858 में। आगे बात करें, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों को भारत परिषद गठित। जो सचिव हुआ करता था, उस सचिव की अगर हम बात करें तो उस सचिव में कहीं ना कहीं उसकी सहायता के लिए, जिसकी सहायता से वो भारत में प्रशासनिक चीजों को देखता था, देश के प्रशासनिक चीजों के बारे में सोचता था, समझता था, उसके लिए वो कार्य करता था। तो उसकी सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद गठित हुई। उसी को बोला जा रहा था भारतीय परिषद। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला पॉइंट है कि सचिव के ऑफिस का व्यय भारत से होगा। इसका मतलब समझिएगा, सचिव एक्चुअल में जो होता था वो इंग्लैंड में बैठता था, लेकिन वो काम किसके लिए करता था, तो भारत के लिए काम करता था।
अगर वो भारत के लिए काम करता था तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि वो किसकी सहायता के लिए या तो काम कर रहा है। तो ब्रिटेन की जो रानी थी, ब्रिटेन की जो रानी थी एक्चुअल में उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में भारत में वायसराय बनाया गया था। तो आगे इसकी बात करेंगे। तो अभी ध्यान से समझो कि वो किसके लिए काम करता था। तो भारत के तौर तरीकों के हिसाब से या भारत के प्रशासन को चलाने के लिए, भारत की व्यवस्था को संचालित करने के कार्य करता था। तो इसीलिए उसको बोला जाता था कि सचिव के ऑफिस का जो व्यय होगा, उसके ऑफिस का जो खर्च होगा वो भारत के राजकोष से दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। और उसी चार्जेस को हम बोलते हैं होम चार्जेज। ध्यान रखिएगा, सचिव के ऑफिस का जितना भी मेंटेनेंस खर्च होता था वो भारत के राजस्व से जाता था, तो उसी को क्या बोला जाता था, होम चार्जेज बोला जाता था। यह बात भी आपको ख्याल रखनी, ठीक है। अब लिखा है वायसराय। वायसराय की बात करें तो वायसराय का ही हिंदी मतलब होता है प्रतिनिधि। वायसराय को क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, क्योंकि गवर्नर जो जनरल हुआ करता था वो अगर हम बात करें तो वो गवर्नर जनरल जो पहले 1857 से पहले 1856 में बनकर आया था वो था लॉर्ड कैनिंग। अभी मैंने आपको बताया भी कि जो लॉर्ड कैनिंग था उसकी बात करें तो लॉर्ड कैनिंग तो गवर्नर जनरल था, लेकिन इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री उस समय था वो लॉर्ड पार्मस्टन था। यह बात भी ध्यान रखिएगा, अभी मैंने कुछ समय पहले आपको नहीं बताया था, इसी वजह से इसको मैं अभी को बता रहा हूं। लॉर्ड पार्मस्टन जो था वो वर्तमान प्रधानमंत्री था और गवर्नर जनरल भारत में कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जब कंपनी के हाथों सत्ता गई तो इसी लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बना दिया गया और यह गवर्नर जो जनरल वायसराय बना वह वायसराय महारानी के प्रतिनिधि के रूप में भारत में बना। तो इस प्रकार से एक प्रश्न पेपर में आ जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। समझ गए आप लोग यहां से। चलिए, तो ये हो गया हमारा 1858 का अधिनियम। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसके आगे की बात करते हैं 1861 का। अब 1861 के अधिनियम में क्या बात हुई, तो लिखा है कि देखिए 1861 का जो अधिनियम है उसमें पुनः एक सदस्य की नियुक्ति। एक्चुअल में अभी हमने आपको बताया कि जो गवर्नर जनरल था उसमें 4 मेंबर हुआ करते थे, फिर 3 किए गए, फिर 4 किए गए। तो यही रीजन है। तो एक सदस्य की नियुक्ति की गई तो 4 पहले से थे, एक 5वां सदस्य नियुक्त हो गया। तो ध्यान रखिएगा, एक सदस्य की उसके कार्यकारिणी में एक सदस्य को और नियुक्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है कि विधानसभा की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, यह आपके पेपर में कई बार पूछा गया है इसलिए आपको समझना है। विधानसभा का मतलब यह है कि जैसे आज आप राज्यों में विधानसभा देखते हैं उसी की बात की जा रही है। अगर पेपर में आपसे यह क्वेश्चन दे दिया कि राज्य में विधानसभा का गठन कब हुआ था, तो राज्य में जो विधानसभा का गठन हुआ वो 1861 के अधिनियम के तहत हुआ। याद हो जाएगा, 1861 के अधिनियम के तहत राज्य में विधानसभा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि वायसराय को अपने कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। देखिए कार्यकारी जो परिषद वायसराय की थी उसको समझिएगा। वायसराय का जो कार्यकारी परिषद हुआ करता था उसमें अगर हम बात करें तो बाद में अगर आप देखेंगे तो एक तो कहीं ना कहीं उसके साथ जो मिलकर काम करते थे, जिसकी सहायता से वायसराय यहां पे भारत में काम करता था, तो उस काम करने वालों में वायसराय अपने हिसाब से कम 6 सदस्यों को और अधिक से अधिक 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकता था। तो यह अधिकार इसे कब मिला, 1861 के अधिनियम के तहत मिला। समझ में आ गया आपको। चलिए इसके आगे की बात कर लेते हैं। आगे है कि वायसराय को कुछ विकट स्थिति में, ध्यान दीजिएगा, वायसराय को कुछ विकट स्थिति में अध्यादेश लाने का अधिकार। अब अध्यादेश क्या होता है थोड़ा समझिएगा। जैसा आप आज पढ़ते हैं और कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जैसे एक प्रश्न बन जाता है पेपर में कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत, यह प्रश्न आ जाता है। आगे चर्चा करेंगे इसकी। उसके बाद अगर प्रश्न पूछ देता है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत। तो देखिए आज वर्तमान जो स्थिति है उसके हिसाब से अगर हम बात करें
तो उस वर्तमान स्थिति के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगा, वो क्या मिलेगा इसको सुन लेते हैं। देखिए, जब संसद के सदन सत्र में न हो, जब संसद के सदन सत्र में न हो और कानून बनाना आवश्यक हो, तो उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश 6 हफ्ते के भीतर संसद के दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक होता है। वैसे ही राज्य में क्या है, राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है कि अगर वह राज्य विधानमंडल के सदन सत्र में न हो और कानून बनाना आवश्यक हो, तो उस समय राज्यपाल अनुच्छेद 213 का प्रयोग करके अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु उसे भी 6 हफ्ते के भीतर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन, अगर एक सदन है तो एक सदन से, अगर दोनों सदन है तो दोनों सदनों से पारित कराना जरूरी होता है। अगर पारित नहीं कराता है तो वो सत्र समाप्त भी हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज मिला कब, उस समय वायसराय को। तो वायसराय की अगर हम बात करें तो वायसराय को मिला, आपको ध्यान रखना है कि 1861 के अधिनियम के तहत, कि वो किस विकट परिस्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे बात कर लेते हैं 1892 का अधिनियम। समझ रहे हैं, 1892 का अधिनियम की अगर हम चर्चा करें तो लिखा है कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार यह मिला था किसको, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो किसको, तो देखिए कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्यों की नियुक्ति वायसराय कर सकता था अपने कार्यकारी परिषद में। जहां पहले क्या था 6 से 12 था, वहां कम से कम अब 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, जो कि वर्तमान समय की स्थिति में अगर आप देखें तो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों की नियुक्ति करता है, उसी के अकॉर्डिंग समझिएगा पहले। क्योंकि यहां से आपको यह समझना कि हम संविधान का विकास देख रहे हैं, कैसे कैसे एमेंडमेंट होते जा रहे हैं, अधिनियम में थोड़े अधिकार दिए जा रहे हैं। अधिकारों को देते समय तो इस देने का मतलब यह है कि वही हम देख रहे हैं कि इसका विकास किस क्रम में चल रहा है, कौन कौन से समय अनुसार इसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, लिखा निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ, यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निर्वाचन पद्धति क्या है, पहले हमारे देश में अगर आपसे यह पूछे कि विधानमंडल या विधानसभा का गठन किस अधिनियम में, तो देखिए यहां तो 1861 में इसके गठन की बात की गई, स्थापना की बात की गई, लेकिन अब इसमें थोड़ा विकास किया गया, इसको थोड़ा और बढ़ाया गया और उसको बढ़ाकर निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ करा दिया गया। तो निर्वाचन पद्धति भी स्टार्ट हो चुकी है कब, 1892 में। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार। देखिए मैं आपको बता दूं, जो गवर्नर अर्थात जो वायसराय हुआ करता था, वो जो काम करता था उसमें जो भारतीय थे, एक्चुअल में इनका निर्वाचन तो नहीं था, लेकिन इनको थोड़ा अधिकार इनको दिया गया। राज्य में विधानसभा में ये अपने से नहीं आते थे, एक्चुअल में कहीं ना कहीं निर्वाचन पद्धति तो थी, लेकिन यहां से अगर इसके आगे की बात करें तो यहां पर लिखा है केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद जिसे आज वर्तमान में आप लोकसभा बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट, आप जानते हैं कि केंद्र में वार्षिक बजट पेश होता है, तो उस बजट पर ये क्या कर सकते थे, बहस कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, ऐसा अधिकार इनको दिया गया। मतलब इनके अधिकारों को थोड़ा और बढ़ाया गया कि वो बजट अगर पेश किया जाता है तो उस पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिर इसमें कितना खर्च है, क्यों है, क्या इस क्षेत्र में और खर्च को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इस टाइप से ये प्रश्न पूछने का अधिकार इनको 1892 में मिला। मैं आपको बता दूं 1892 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो आपका राइट आंसर होगा 1892 के अधिनियम के तहत। अगर हम बात करें तो पूरे अधिनियम में सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम 1909 का है और 1935 का सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। पहले 1909 के अधिनियम की अवधारणा को हम समझते हैं। देखिए यहां से जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी इसे कहते हैं। मार्ले जो थे वो वर्तमान में भारत के सचिव थे। अभी आप समझ गए होंगे कि भारत का सचिव कैसे हुआ था, इसके बारे में मैंने बताया भी आपको कि भारत का जो सचिव हुआ करता था वो 1858 के अधिनियम में लाया गया था। और 1858 के अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश पार्लियामेंट अर्थात ब्रिटेन की जो मंत्रिमंडल थी
उसका एक मेंबर हुआ करता था जिसे भारत का सचिव बनाया जाता था। तो कहीं ना कहीं मार्ले क्या थे, वो भारत के सचिव थे, और मिंटो क्या थे, ये भारत के वायसराय वर्तमान में थे। तो इसीलिए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसे पेपर में आ जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था। इस बार जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लाया गया, 1909 में लाया गया। और इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, पहले 2-3 विषयों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी अवधारणा को भी साथ में समझ लेंगे। ठीक है, लिखा है कि विधानमंडलों की आकार और शक्तियों में वृद्धि की गई। देखिए, अभी यहां पे विधानसभा का गठन की बात किया गया 1861 में। अब देखिए 1909 में क्या किया गया, विधानमंडलों के आकार और इनकी शक्तियों में थोड़ा क्या किया गया, वृद्धि किया गया। मतलब कहने के इनके अधिकार को बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। मतलब किसी भी सार्वजनिक विषय पर जो कहीं ना कहीं देश हित में हो, देश को लोकहित को ध्यान में रखकर हमारे भारत के लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वो प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया कि सार्वजनिक विषय पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यह अधिकार प्राप्त हुआ। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीट। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि पेपर में कई बार पूछा गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए 1905 का जब हमारे देश में दौर था, तो 1905 में आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, और बंगाल विभाजन का हमारे देश में काफी विरोध भी हुआ था। क्यों हुआ था? जो कि आज वही बंगाल विभाजन हो के जो पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र है वो आज बांग्लादेश है, और पश्चिम बंगाल जो भारत का हिस्सा है। इससे क्या तात्पर्य निकलता है, या तो इससे क्या समझ में आती है, आपको ये चीजें समझना है। मतलब ये बनता है कि बंगाल का विभाजन, जो पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र था मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, और जो पश्चिमी बंगाल था वो हिंदू बहुल क्षेत्र था। तो ये तो धर्म के नाम पे बंटवारा स्टार्ट हो गया। इसका काफी विरोध हुआ। इसका काफी विरोध होने के बाद आपको पता है कि बंगाल विभाजन फिर 1911 में रद्द भी किया गया। लेकिन जब हमारे देश में हिंदू मुस्लिम जो एकजुटता थी वो अपने चरम पर हो गई 1905 में, और अंग्रेजों को लगा, उनके अंदर एक डर हो गया। डर यह हो गया कि अगर हम यहां से अगर इन लोगों को कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल वाला नियम, मतलब फूट डालो राज करो, अगर ये पॉलिसी नहीं अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत क्रिएट होगा और हमें सत्ता को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनको सत्ता की लालच बहुत ज्यादा थी। तो इसको ध्यान में रखकर उन्होंने 1909 का यह अधिनियम लाया और इसमें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया। पहले 1 मिनट हम पृथक निर्वाचन का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि पृथक निर्वाचन होता क्या है। आप 1 मिनट मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी पृथक निर्वाचन से संबंधित। देखिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक प्रणाली भी इसे नाम से जाना जाता है। इसको या तो इसे पृथक निर्वाचन प्रणाली भी कहते हैं, इसे सांप्रदायिक अधिनियम भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर जिस भी धर्म के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लाया जाता है, उस धर्म के लिए सीट आरक्षित कर दी जाती है, मतलब सीट अलॉट कर दिया जाता है। अगर सीट अलॉट हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुस्लिमों के लिए लाया गया तो मुस्लिम को मान लो 4 सीट दे दी गई, तो उस 4 सीट पर केवल मुस्लिम चुनाव लड़ेगा, और उस 4 सीटों पर जो मतदाता होंगे वो केवल मुस्लिम होंगे। और इस अधिनियम में यह भी किया गया कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों को हिंदुओं की जनसंख्या के हिसाब से ज्यादा सीट दे दी गई। और आपको पता है कि सीटों का जो बंटवारा होता है वह जनसंख्या के आधार पे ही होता है, लेकिन जनसंख्या उनके कम होते हुए भी उनको सीट ज्यादा देना, इसका मतलब यह है कि उनको सीट अगर ज्यादा दिया जाएगा तो वो किसके फेवर में होंगे, अंग्रेजों के फेवर में होंगे, या उनसे क्या होंगे, समर्थित होंगे, या वो उनकी बातों का समर्थन करेंगे, और हिंदू मुस्लिम जो एकजुटता है वो समाप्त हो जाएगी, और हम लोग अपने जो हमारा उद्देश्य है फूट डालने वाला उसमें हम सफल हो जाएंगे। ऐसा अंग्रेजों का मानना था। अब सोचिएगा, किसी को ज्यादा सीट मिला, किसी को कम सीट मिला, तो इससे क्या हो गया, एक असंतोष पैदा। मतलब इस अधिनियम का ही मूल उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम के बीच एक असंतोष पैदा करना। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब ही यही होता है कि अगर किसी भी धर्म को पृथक निर्वाचन प्रणाली मिल जाता है, जैसे आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं दलितों को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी एक बात रखा था, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने गया था कि दलितों के लिए वो पृथक निर्वाचन मंडल की बात किया गया था, और उसको भी अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया था कि अब हिंदू में दलित वर्गों को भी बांटने की बात चालू हो गई थी। तो फिर बाद में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत दलितों को सीट अलॉट कर दिया गया, सीट सुरक्षित की गई थी। और आज भी आप देखिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण है,
राज्य के विधानसभा में सीटों का आरक्षण है, लेकिन उन्हें वोट हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग देते हैं। मतलब धर्म के आधार पर बांटने की बात यहां पे चल रही थी। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो अगर आपसे यह पूछेगा, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए बात यही है कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीट की व्यवस्था की गई थी। यह बात आप ध्यान रखिएगा, 1909 के अधिनियम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ख्याल रखिएगा। अब बात करेंगे 1909। 1909 का जो 1919 का जो अधिनियम है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। आपको पता होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था वो प्रावधान 1917 में था, लेकिन इसे पूर्णतः 1919 में लागू किया गया था, तो इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। वही पीछे की तरफ मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन थे? तो 1916 से लेकर 1921 तक अगर आप देखेंगे तो ये भारत के वायसराय रहे, जिनके कार्यकाल में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये भी कई बार पेपर में पूछा गया। ठीक है, चलिए, अब इसमें लिखा है कि केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था का मतलब क्या होता है, इसको समझिएगा। अभी आपको पता है कि विधानसभा का यहां उल्लेख किया गया 1861 में, मतलब राज्य में विधानसभा का गठन किस अधिनियम में? 1861। लेकिन केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना कब? तो केंद्र में द्विसदनी की व्यवस्था जो की गई 1919 में की गई, जिसमें दो हाउस हुआ करते थे। एक उच्च सदन जिसे क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था, और दूसरा क्या है? केंद्रीय विधानसभा अर्थात काउंसिल ऑफ असेंबली। केंद्रीय विधानसभा को ही आज वर्तमान में लोकसभा के नाम से जाना जाता है, और जो उच्च सदन है काउंसिल ऑफ स्टेट को आज हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। तो इस क्रम से हमारे संविधान का विकास हो रहा है। लेकिन उस टाइम में उच्च सदन में 60 मेंबर हुआ करते थे, और केंद्रीय विधानसभा में 144 मेंबर हुआ करते थे। जो वर्तमान में अगर आप देखें तो आज वर्तमान में राज्यसभा में 245 मेंबर हैं और लोकसभा में 545 मेंबर हैं। तो ये बातें थोड़ी समझते हुए आपको चलनी। ठीक है, चलिए, नीचे लिखा है प्रांतों में द्वैध शासन। अब प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब क्या है, इसको समझिएगा। प्रांतों में जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन का मतलब दोहरा शासन, आरक्षित और हस्तांतरित। मतलब देखिए, हमें एक्चुअल में अगर हम देखें तो हम केंद्र में मेंबर तो हो गए, निर्वाचन भी हो गया, लेकिन एक्चुअल में हमको अधिकार नहीं मिला। और अधिकार क्या थे जानते होंगे? जो आरक्षित विषय थे, विषयों को, क्योंकि देखिए अगर कोई भी आज विषय भी जो होते हैं उस विषय पे कानून, क्योंकि कानून किसी न किसी विषय पर ही बनाए जाते हैं, तो जो विषय हुआ करते थे, अगर उस विषय की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आरक्षित जो विषय है, आरक्षित विषय की बात करें तो ये उत्तरदायी नहीं। इसका मतलब है कि जो आरक्षित विषय थे उस पर जो कानून बनता या जो वो विषय किसके पास दिए गए थे, तो ब्रिटिश कार्यकारिणी अर्थात जो यहाँ का जो कार्यकारिणी था, वायसराय था, उसके कार्यकारिणी को प्राप्त था, और उसके अंतर्गत वो बहुत महत्वपूर्ण विषय हुआ करते थे। जैसे पैसे से संबंधित, राजस्व से संबंधित जितने भी विषय थे, ये वायसराय के कार्यकारिणी के पास थे, और वह अपने कोई भी काम के लिए अगर उस पर कोई भी कार्य करते थे, खर्च कितना किए, तो उसके लिए भारतीयों के लिए या तो अपने प्रति किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे यहाँ पे। लेकिन हमारे देश की अगर बात करें, दूसरा जो विषय इसमें इस अधिनियम में रखा गया, हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय भारतीय कार्यकारिणी के सदस्यों को प्राप्त था, और वो महत्वपूर्ण विषय भी नहीं थे। जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ऐसे संबंधित विषय दिए गए थे भारतीयों को, और भारतीय अपने इस कार्य के लिए भी क्या थे? उत्तरदायी थे। तो यहां से इसका जन्म हो गया। आप समझ गए? देखिए दोनों में अंतर है। ये द्वैध शासन है, और वो कहां है? प्रांतों में, राज्यों में किया गया था ऐसा। राज्य में विषयों को दो तरीके से बांटा गया था, जिसमें जो ब्रिटिश जो मतलब वायसराय का कार्यकारिणी था, उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय थे, तो वो महत्वपूर्ण विषय आरक्षित में आते थे, और भारतीय कार्यकारिणी को जो दिया गया था वो हस्तांतरित में। ऐसा प्रावधान 1919 में प्रांतों में किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये केंद्र में द्विसदनी विधायिका की बात कर रहा है, और यहां पर ये राज्य में प्रांतों में द्वैध शासन की बात कर रहा है। जैसा आप बंगाल पढ़ेंगे तो 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन चलाया गया था, तो उसी हिसाब से यहां इसकी व्यवस्था हुई है अंग्रेजों के द्वारा। और इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना पूछे तो 1919, और अगर ये पूछे कि केंद्र राज्यों में या तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था कब की गई? 1919 में। ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर है। ठीक है,
नीचे लिखा कि प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया। आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है कि पहले जो चुनाव हुआ करता था वो अप्रत्यक्ष रूप से होता था, अप्रत्यक्ष रूप से होता था, लेकिन अब जनता के माध्यम से यहाँ पे चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होने लगा। और इसी अधिनियम के तहत 1926 में एक प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया कि 1926 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत में प्राप्त हो गया, तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हो चुका था, ऐसा प्रावधान किया गया था। सांप्रदायिक चुनाव सिखों को भी प्राप्त हुआ। अभी मैंने बताया कि 1909 में किसको मिला था आरक्षित सीट? मुस्लिमों को, लेकिन यहां पर किसको दे दिया गया? सिखों को भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो यह भी आपको ख्याल रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अधिनियम है, अब बात कर ले 1935 का। देखिए 1935 का अधिनियम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 1935 के अधिनियम की अगर हम बात करें तो 1935 के अधिनियम को ही आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव किस अधिनियम का देखने को मिलता है, तो वह है आपका 1935 का अधिनियम का। ठीक है, बहुत सारे प्रावधान वहां से हमारे संविधान में देखने को मिलता है, लिया भी गया है, इसलिए यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अब इसमें क्या किया गया, आइए इसको देख लेते हैं। अखिल भारतीय संघ का निर्माण। अखिल भारतीय संघ का निर्माण का मतलब यह है कि यहां ये व्यवस्था कर, मतलब यहां तक सोच लिया गया कि भारत क्या होगा? संघीय होगा। संघीय का मतलब भारत के बहुत सारे राज्य होंगे और वो राज्य मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिसे भारत कहा जाएगा। मतलब भारत राज्यों का संघ होगा। या भारत को संघीय स्वरूप कहां से मिला? पेपर में अगर पूछ दे कि भारत को संघीय स्वरूप कहां से प्राप्त हुआ, या भारत को संघीय स्वरूप किस अधिनियम में बताया गया है या लाया गया था, तो 1935 के अधिनियम में, जो कि भारत राज्यों से, बहुत सारे राज्यों से मिलकर एक संघ का बनेगा, अर्थात एक यूनियन बनेगी। उसके बाद अगला पॉइंट है सांप्रदायिक चुनाव, केंद्र स्तर पर द्वैध शासन। ध्यान से सुनिएगा, यहां प्रांतों में द्वैध शासन थी। कहां पर? 1919 में प्रांतों में जो द्वैध शासन थी, वही प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके द्वैध शासन की स्थापना केंद्र में कर दिया गया। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अर्थात प्रांतों को द्वैध शासन से स्वायत्तता कब प्राप्त हुई, तो वो हुई 1935 के अधिनियम में। यह क्वेश्चन याद रखिएगा कि द्वैध शासन से प्रांतों को स्वायत्तता कब मिली? 1935 में। या द्वैध शासन प्रांतों में कब हटाया गया? 1935 में। और द्वैध शासन प्रांतों में कब लाया गया था? 1919 में। यह बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, यहां लिखा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया, यह भी मैंने बताया। 3 सूचियां। आपको पता है कि हमारे संविधान में विषयों का बंटवारा कर दिया गया, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों या विषयों का बंटवारा, जिसके अंतर्गत आज वर्तमान में हमारे संविधान में 3 सूचियां आपको देखने को मिलती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यही जो संघ सूची है, अगर हम इसकी बात करें तो यह संसद को दे दिया गया। राज्य सूची जो है वह राज्य विधानमंडल को दे दिया गया, और समवर्ती सूची जो है वह राज्य विधानमंडल और केंद्र दोनों को दिया गया। अर्थात संघ सूची के जो भी विषय होंगे वह राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे, राज्य सूची के जो विषय होंगे वह स्थानीय महत्व के विषय होंगे, लेकिन जो समवर्ती सूची के विषय होंगे वह राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों महत्व के विषय होंगे। संघ सूची के विषय पर कोई भी कानून या विधि बनाने की जो शक्ति होगी वह संघ की विधायिका अर्थात संसद को प्राप्त होगी। राज्य सूची के विषय पर कोई या विधि बनाने की जो शक्ति होगी वह राज्य की विधायिका अर्थात विधानमंडल बनाएगी। और समवर्ती सूची पर संसद और विधानमंडल दोनों बनाएंगे, बशर्ते अगर दोनों के कानून में समरूपता देखने को मिलती है या किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न हुआ तो वहां पर संसद का कानून मान्य होगा। ऐसी 3 सूचियों का प्रावधान हमारे संविधान में देखने को मिला। वो कब मिला? तो 1935 के अधिनियम में। चलिए 3 सूचियां समझ में आ गई। अगला पॉइंट है कि संघीय न्यायालय एवं संघीय बैंक की स्थापना। देखिए एक न्यायालय सुप्रीम कोर्ट मैंने बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। लेकिन यहां पर कलकत्ता नहीं, अब हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई, और 21 अधिनियम में 1935 के अधिनियम में वो कहां होगी? दिल्ली में होगी।
और वही के हिसाब से अगर आप देखें तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की बात यहां पर की गई थी। एवं साथ में संघीय बैंक की स्थापना भी आपको पता होगा, तो यहां से आरबीआई की भी बात स्टार्ट हो जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक। और जो आपको पता होगा कि संघीय बैंक होगा भारत का एक, जो कि वर्तमान में आपको पता है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो यह प्रावधान किया गया था कब, तो कहीं ना कहीं ये आपके 1935 के अधिनियम में। यहां तक समझ में आ गया आपको। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947। और आपको पता है कि 1947 में एक पहले माउंटबेटन योजना के तहत, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा योजना के तहत 3 जून 1947 को भारत का विभाजन हुआ। और इसी विभाजन में अगर हम बात करें तो भारत से अलग हो गया पाकिस्तान, जो 14 अगस्त को यह बात की गई मध्यरात्रि को। और इसी कारण से दो देशों का स्वरूप सामने आया, एक भारत और एक आपका पाकिस्तान। और आपने जानते भी होंगे कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 15 अगस्त को भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन एक प्रश्न और दे देता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, और उन्होंने एक्चुअल में वो 47 के अधिनियम से क्या देता है। एक प्रश्न ये पूछता है कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब रखा गया था। ये प्रश्न आप लिख सकते हैं और क्वेश्चन लिख लीजिएगा जिसके नीचे आप लोग, ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव था वह 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया था। और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रस्ताव को पारित भी किया था, ठीक है। तो ये आपका संवैधानिक जो विकास था, इसमें जितने भी अधिनियम मैंने बताए वो आपके पूरे हो गए। और यहां से हम आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग, अगर किसी प्रकार से अगर कोई प्रॉब्लम भी हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। और कुछ लोगों का कमेंट था कि सर बोर्ड पे साफ नहीं दिख रहा है। तो देखिए, हम इस लॉकडाउन में आपके साथ, हम लोग पूरी टीम हमारी, जैसा कि अभी आपको पता है कि हम लोग सब लोग मिलके बराबर क्लास ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत होने के कारण हम किसी तरीके से व्यवस्था कर करके आपको क्लास दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। कोशिश हमारी यही रही है कि हम इसको थोड़ा सा और बेस्ट करने की कोशिश करें, आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन देखिए, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा मेरे साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट चीजों को दूंगा, लेकिन थोड़ी समझते हुए चलिएगा। बाकी आपको पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखेंगे और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।